हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन कि कौन किस किस साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या बताया। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इवोल्यूशन में वीजमन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, लमार्किज्म हमने पढ़ा कि लमार्क ने क्या बोला, वीजमन ने कैसे जर्म प्लाज्म थ्योरी दी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो इवोल्यूशन की थी, देखो इवोल्यूशन के बारे में जो बताया जा रहा है वो हेरिडिटी से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हेरिडिटी में जब हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग जेनेटिकली इस चीज़ को समझ रहे थे कि कैसे चीज़ें बदलती है, वेरिएशन, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इवोल्यूशन में क्या है कि बोला जा रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, अपने अपनी थियरीज थी, अपने अपने उनके थॉट थी, लेकिन उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है वो है डार्विन। तो लमार्किज्म और वीजमन के बाद जो हमें पढ़ना होता है वो है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म नेक्स्ट थियरी है वो है डार्विनिज्म। डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, इन्होंने भी क्या किया था कि इन्होंने भी इवोल्यूशन के रिगार्डिंग अपनी थियरी दी थी। डार्विन ने बेसिकली एक वॉयज, एक शिप पर बैठ के निकले थे एक आइलैंड पर अपनी स्टडी के लिए, पूरा साउथ अमेरिका की बात है। वहाँ पर ये निकले अपने वॉयज से, उनके वॉयज का नाम था HMS बीगल। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो उन्होंने स्टडी की 4 to 5 ईयर उन्होंने इस चीज़ में लगाए, है ना। एक आइलैंड पर पहुँच के उन्होंने कुछ बर्ड्स पर अपनी स्टडी की थी। उन बर्ड्स को बोला जाता था फिंचेस ऑफ डार्विन। और जो भी उन्होंने रिजल्ट एस्टेब्लिश किए उनको उन्होंने एक बुक में मेंशन किया जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो HMS बीगल उस वॉयस का नाम था जिस पर वो अपना ये स्टडी के लिए निकले थे। और फिंचेस ऑफ डार्विन कुछ बर्ड्स थी जिनमें कुछ चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, उनके बीच में, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए थे। बेसिकली वो इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे थे कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उन्होंने, डार्विन ने बताया था। तो ये थियरी जो थी वो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म जो है वो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो भी चीज़ें, जो भी स्पीसीज फॉर्मेशन और जो भी इवोल्यूशन की इन्होंने बात की थी उसमें नेचुरल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी चीज़ें होती है वो नेचर के थ्रू ही सेलेक्ट की जाती हैं और जो नेचर सेलेक्ट कर लेता है उसी का बेसिकली वही एक्चुअली अपने जो नंबर है ऑर्गेनिज्म वो इंक्रीज करता है। तो HMS बीगल उसके वॉइस का नाम था, फिंचेस ऑफ डार्विन। देन और जो बुक में उन्होंने इसको मेंशन किया वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी उस थियरी में इनके कुछ पोस्टुलेट्स है। तो पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑफ डार्विन, सबसे फर्स्ट जो इनकी थियरी के कुछ पॉइंट्स निकलते थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन, उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो भी कोई पॉपुलेशन होती है, कोई भी स्पीसीज है, वो स्पीसीज, वो पॉपुलेशन कैसे मल्टीप्लाई करती है। तो इनका कहना था कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, वो रैपिड मल्टीप्लाई करती है। इसको आप बोल सकते हो जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करती है। बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है स्पीसीज में, ऑर्गेनिजम्स में समथिंग लाइक 2 × 2 × 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करती है कोई भी पॉपुलेशन। सेकंड होता है जो रिसोर्सेज है किसी भी पॉपुलेशन के लिए, वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज उस पर्सपेक्टिव में नहीं बढ़ रहे होते हैं जिस पर्सपेक्टिव में अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, वो है अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक 2 + 2। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, स्पीसीज बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ रही हैं, और जो
नेचुरल रिसोर्सेज है वो अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, मतलब लिमिटेड है, मतलब कंपैरेटिवली टू पॉपुलेशन तो वो कम पड़ जाते हैं, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो वो कम पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब जो भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से, उनके बीच में स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल फॉर व्हाट? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर उनको सर्वाइव करना है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अगर उनको सर्वाइव करना है तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रगल होगा फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उनको अगर बचना है तो उनको स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इस स्ट्रगल में, ये स्ट्रगल कैसा होता है? ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है, मीन्स दो स्पीसीज के बीच में भी होता है, ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर भी क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। जैसे आप लोग कॉमन एग्जांपल लॉयन की बात कर लो तो टेरिटरी डिफाइन कर लेते हैं, उस टेरिटरी में कोई दूसरा अगर लॉयन मेल की बात करें तो अगर आना चाह रहा है तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करना होगा, फाइट करना होगा फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, उनको स्ट्रगल करना होगा। जो जीत जाएगा वो वहाँ रह लेगा। तो इंटर स्पेसिफिक भी होता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है। इवन फ्रॉम इन्वायरमेंट ऑल्सो, इन्वायरमेंट से भी क्या होता है? स्ट्रगल करना होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी करती है तो उससे भी क्या होता है? स्ट्रगल हो रहा होता है। तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना होगा, चाहे वो इंटर स्पेसिफिक हो, चाहे इंट्रा स्पेसिफिक हो, चाहे इन्वायरमेंट से हो। वाई? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अब उनका कहना था कि ये सब होता है, ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से अब क्या होता है कि स्ट्रगल के बाद कुछ वेरिएशंस की बात करते हैं। डार्विन का कहना था कि इस स्ट्रगल में कौन जीतेगा, इस स्ट्रगल में कौन जीतने वाला है, इट डिपेंड कि उसके अंदर वेरिएशन कैसे हैं। वेरिएशंस कैसे हैं? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर सुटेबल वेरिएशन है तो वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज, वो पॉपुलेशन ज़्यादा सर्वाइव करेगी। वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन दीज आर द चेंजेस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, चाहे माइन्यूट चेंजेस भी हो। इवन हम लोग अगर एक पेरेंट के अगर हम लोग बच्चों की भी बात करें तो उनमें भी चेंजेस होते हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते। तो इवन एक पेरेंट के जो सिबलिंग्स हैं उनमें चेंजेस हैं, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सूटेबल वेरिएशंस होते हैं, ऐसे जो फेवरेबल जो वेरिएशंस होते हैं या जो सूटेबल जो वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिन ऑर्गेनिजम्स में सूटेबल वेरिएशंस होते हैं, फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट इसका क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यू कैन से नेचुरल सिलेक्शन। कि जो भी ऑर्गेनिज्म उस स्पीसीज में, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब वो स्ट्रगल करता है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, तो जिनमें सूटेबल वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि जो बच सकते हैं, जो मोर सूटेबल वेरिएशंस वाले होते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वो पॉपुलेशन है जो अपना नंबर जल्दी इंक्रीज कर लेगी क्योंकि उसको नेचर ने सेलेक्ट किया है। तो इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट था कि इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स, कि जो भी यूजफुल कैरेक्टर्स थे उनका क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा, वो अपनी जनरेशन में आगे ट्रांसमिट भी करेंगे, कि जिनकी वजह से वो पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाई थी, वो कैरेक्टर जो यूजफुल कैरेक्टर थे वो अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसमिट भी होंगे, उनका इनहेरिटेंस भी होगा। और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ, जब ऐसा कई सारी जनरेशन तक चलेगा
तो अल्टीमेटली एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। अब इसको समराइज करते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसके पर्सपेक्टिव में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ऑब्वियसली स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वो स्ट्रगल कैसा होता है, वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। अब उसमें कौन जीतने वाला है, जिसमें सुटेबल वेरिएशन से वो जीत जाएगा। वो जब जीतना मतलब वो सर्वाइवल ज़्यादा करेगा तो उसको बोल दिया सर्वाइवल द फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब जो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा फिट था उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। अब वो अपने कैरेक्टर्स को, यूजफुल कैरेक्टर्स को अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसमिट भी करेगा और फाइनली ऐसा होगा कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो स्पेशिएशन जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो स्पेशिएशन हो रहा था, इवोल्यूशन जो हुआ है वो हुआ इज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह था डार्विन का पोस्टुलेट्स, डार्विनिज्म। और इसका मेरिट भी यही है, इसकी जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस भी यही है कि इसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, इसने नेचर का एक रोल समझाया कि नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। बट इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डार्विन जो चीज़ें बोल के गए उनका डीमेरिट्स भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि डार्विन ने इस बारे में नहीं बताया कि ये वेरिएशन क्यों है। इनके अगर डीमेरिट्स की बात करें तो वेरिएशंस का रीजन क्या है, रीजन ऑफ वेरिएशन ये डार्विन ने नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है वेरिएशंस हैं पर रीजन क्या है उन वेरिएशंस का, वो डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंडली कि जो नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने माना था, इस नेचुरल सिलेक्शन में भी एक ये हाइपोथेसिस था, ये कोई प्रूव चीज़ नहीं थी कि ऐसा हुआ है। उन्होंने भी कंसीव्ड ही किया था, उन्होंने भी हाइपोथेसिस ही बना लिया, उसका रीज़न उनके पास नहीं थे। तो ना तो वेरिएशन का कोई रीज़न था और जो नेचुरल सिलेक्शन वो मान के चल रहे थे वो भी एक हाइपोथेसिस थी। इस वजह से जो डार्विनिज्म था उसमें कुछ डीमेरिट्स भी थे कि बहुत बेसिक था उस नेचुरल सिलेक्शन का था वो वेरिएशन था कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर उस वेरिएशन का रीज़न नहीं पता था कि वो रीज़न क्यों है। ये थे डीमेरिट। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इसको माना तो गया पर इसमें जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मिल पाई। तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए जो नई थियोरी थी वो थी न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म एज सच कोई एक डार्विन की ही नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी के जो हमने डीमेरिट्स पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा सा क्लेरिफाई किया गया कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। अब इसमें डार्विन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग साइंटिस्ट को बेस बनाया गया, उनकी स्टडी को बेस बनाया गया, जैसे वीजमान, मेंडल, हक्सले, इन साइंटिस्ट की जो स्टडी थी उनको कुछ बेस बनाकर फिर एक्सप्लेन किया गया कि जो डीमेरिट्स है उनको कैसे सही किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो डीमेरिट हम लोग बार बार बात कर रहे हैं वो है रीजन ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन का रीजन बताया गया कि वेरिएशंस क्यों होते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस, क्रोमोसोमल नंबर में एक और डिमेरिट यही था डार्विन का जो हम लोग वेरिएशन का रीज़न नहीं, और दूसरा ये नहीं कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। जो हेरिडिटरी जो वेरिएशन हम लोग जिनकी बात करते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, और जो इन्वायरमेंटल की वजह से आते हैं, उनमें भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे डार्विन। तो क्रोमोसोमल नंबर वेरी कर जाता है, जैसे हेप्लोइडी, पॉलीप्लोइडी, मतलब क्रोमोसोम नंबर कम हो जाना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाना, कुछ बहुत सारी ऐसे, मतलब जेनेटिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है। वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से चेंजेस, तो उसका जो बहुत बड़ा रीजन है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो बेसिकली वेरिएशन का जो रीजन है ना वो हम लोग जेनेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि ये वेरिएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जेनेटिकली डिफाइंड हो रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि कई बार क्रोमोसोमल नंबर वेरी कर जाता है, समटाइम एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, समटाइम कम हो जाता है। क्रोमोसोमल एबेरेशन, इसका मतलब क्रोमोसोम के नंबर में तो चेंजेस नहीं आएंगे, पर कोई जीन प्लस माइनस हो सकता है, डिलीशन हो सकता है,
कोई जीन रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, इन्वर्ट हो सकता है, लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, कोई जीन डिलीट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, एडिशन भी हो सकता है, कोई जीन ऐड हो रहा है, इन्वर्ट हो जाए, ठीक है, डिलीट हो जाए, तो मतलब क्रोमोसोमल का नंबर तो नहीं, क्रोमोसोम नंबर तो वेरी नहीं करेगा, पर उसका कोई पार्ट उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। जीन म्यूटेशन पॉसिबल है, सडन चेंजेस, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंजेस इन जेनेटिक अपीयरेंस, वजह कुछ भी, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन कुछ भी अचानक ऐसा किसी भी वजह से, टेम्परेचर और केमिकल और रेडिएशन की जीन का अपीयरेंस, जीन का जो जीन मॉडिफाई हो जाए, ठीक है, म्यूटेंट बन जाए, तो वो जीन म्यूटेशन हो सकता है। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। जब हम लोग रिप्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं तो कैरेक्टर्स क्या होता है, मिक्सअप होते हैं, बेसिकली दो के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो वेरिएशन तो आना पॉसिबल है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात करते हैं तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक मेल और फीमेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेरिएशन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो के कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं एक के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी से भी कैरेक्टर्स में वेरिएशन पॉसिबल है, आता है, ठीक है। तो वेरिएशन का रीजन नियो डार्विनिज्म में समझाएगा, और वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में ये रीजन्स से जिनकी वजह से माना जा रहा था कि जीन में चेंजेस आ जाते हैं, और वो या फिर क्रोमोसोमल एक्चुअली जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और वही वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर बदल सकते हैं, यहाँ पर एबेरेशन हो सकता है, यहाँ पर जीन का म्यूटेशन हो सकता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। और इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या बदलेगा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि आइसोलेशन हो जाता है, अगर दो स्पीसीज अगर एक दूसरे से जियोमेट्रिकली आइसोलेट हो जाती हैं तो फिर उनमें जीन का फ्लो बंद हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है, जियोमेट्रिकल अगर रीजन भी माना जाए, इट मीन्स इन्वायरमेंटल रीजन माना जाए, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि दो स्पीसीज अगर सेपरेट आउट हो जाती है एक दूसरे से जियोमेट्री में, मान लीजिए कोई एक दूसरे से बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, एक ही स्पीसीज के मेंबर पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में कोई जियोमेट्रिक बैरियर है, तो फिर अल्टीमेटली जीन का फ्लो बंद हो जाएगा, और जीन का फ्लो बंद हो जाएगा तो एक बहुत लंबे टाइम बाद पॉसिबल है कि वो अब रिप्रोड्यूस कर ही ना पाएँ, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं कि वो अब रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, तो बेसिकली एक ही स्पीसीज से क्या बन जाएगी, दो स्पीसीज बन जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्पेशिएशन टॉपिक में पढ़नी होती है कि कैसे एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और डार्विन ने वो बता दिया था कि वो नेचुरल सिलेक्शन से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और उनके रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे डार्विन, वेरिएशन नहीं समझा पाए थे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं समझा पाए थे, और उनको फिर नियो डार्विनिज्म में एक्सप्लेन किया गया। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, नियो डार्विनिज्म और डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो आज के लिए फॉर टुडे, उसके बाद स्पेशिएशन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।